तो मैं विकास दुबे, कानपुर वाला। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ, यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो ग्वालियर से उज्जैन पहुंच चुकी है। और कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है विकास दुबे, और काफ़ी उसकी तलाश थी। फरीदाबाद में एक होटल से वो भाग निकला था। यूपी के तमाम इलाकों में दबिश दी जा रही थी, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रांगण से, अब वो मंदिर के अंदर दर्शन कर लौट रहा था, तभी एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की निगाह उस पर पड़ी। वहाँ पूछताछ हुई, कहासुनी हुई, उसने मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन लोग थे वहाँ ज़्यादा तो उसको पकड़ा गया। बाद में पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। इस दौरान उसने खुद को कानपुर वाला विकास दुबे बताया। यार गाड़ी नहीं, अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। और जिस रास्ते भागा विकास दुबे, वो आप देख सकते हैं। कानपुर से वो पहुंचा फरीदाबाद, फिर फरीदाबाद से वो उज्जैन गया। लंबा रास्ता उसने तय किया इस दौरान, लेकिन रास्ते में वो किसी नाके पर नहीं पकड़ा गया, ना ही उसकी कोई पहचान हुई। क्या क्या तरीके उसने यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल किए, किन गाड़ियों में गया, बस में कब बैठा, ये अब पुलिस की जांच में सामने आएगा। और किन किन लोगों ने इस दौरान उसकी भागने में मदद की। कानपुर से पहले फरीदाबाद और फरीदाबाद से फिर उज्जैन तक। और सीधे कमाल के पास चल सकते हैं। कमाल, कोई ताज़ा जानकारी? अब कहा जा रहा है कि एसटीएफ की टीम जो है वो ग्वालियर से जा रही है उज्जैन, और उसको ट्रांजिट रिमांड मिलेगा ही और लेके यूपी आएंगे। हाँ, बस यही है कि ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसको लेकर के यूपी आएंगे, और अगर ये पुलिस कस्टडी मिल जाती है तो उससे पूछताछ होगी। और इस पूछताछ में जो पुलिस का रोल था, जो थाने का रोल था, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उस सिस्टम में कैसे उसकी पैठ थी, कौन लोग उसको बचा रहे थे, कौन लोग उसकी मुखबरी कर रहे थे, ये चीज सामने आए। नेताओं के साथ तो बहुत तरह के लोग, ठेकेदार, अपराधी, बहुत सारे लोग, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, उनके यहाँ मिलते जुलते रहते हैं। कई बार किसी से उनका संबंध भी होता है और उसको बचाते भी हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि अगर अपराधी का पुलिस में कोई सिस्टम था, तो अगर वो पकड़ा जाता, उससे पूछताछ हो, तो उस नेक्सस के बारे में जानकारी हो पाए ताकि उसको दुरुस्त किया जा सके। बस ये है कि पहले बात हो रही थी, कहीं चर्चा हो रही थी कि हेलीकॉप्टर जाएगा, चार्टर्ड प्लेन जाएगा, उससे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्वालियर से पुलिस गई है, और मेरे ख्याल से किसी कन्विक्ट को या किसी अंडर ट्रायल को लेने के लिए, प्लेन भेजने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन की भी जरूरत होती है। और हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी भी हैं, मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी सुधाकर पुजारी भी, हमारे साथ अनुराग द्वारी भी हैं। अनुराग, कब तक यूपी पुलिस रिमांड में लेगी, कब तक पहुंचेगी टीम उज्जैन, या पहुंच गई है? उम्मीद यही है, अब से थोड़ी देर बाद सुशील जी उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से फिर उसे ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी। चूंकि दोनों जगहों से मैंने भी, जो ग्वालियर रेंज के आईजी हैं, यहाँ पर एडीजी की उनकी पोस्ट है, उन्होंने भी इस बारे में मुझे बताया कि उनको कोई सूचना नहीं है। और जो इंदौर के डीआईजी हैं हरिनारायण चारी, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने भी कहा कि वैसे कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांजिट रिमांड के लिए, चूंकि उनको उज्जैन आना है और इंदौर या फिर ग्वालियर में पता हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सहयोग चाहिए तो बता सकते हैं। तो फिलहाल वहां से टीम कब तक निकली है, क्या होगी, इस बारे में भी पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। जी अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास दो मेहमान भी है, एमसी द्विवेदी साहब हैं, फॉर्मर डीजी उत्तर प्रदेश, और सुधाकर पुजारी साहब हैं, फॉर्मर एसीपी मुंबई। सबसे पहले द्विवेदी सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो कमाल इंडिकेट कर रहे थे कि पूछताछ होगी, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि किस तरह इस शख्स को पुलिस का सहयोग था। रेड के पहले पुलिस के अंदर से ही इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया और ये 8 पुलिस वालों को मार के भाग निकला। ये सब बातें आएगी लोगों के सामने या नहीं, पता नहीं।
देखिए, ये तो प्रारंभ से ही स्पष्ट है कि कतिपय पुलिस वाले इसके बोल की तरह कार्य कर रहे थे थाने पर, क्योंकि जो रेड हुई है उसकी पूरी मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन इसके पास थी और इसके विषय में इंफॉर्मेशन रेड करने वालों के बारे में बहुत कम थी कि 30 लोग इकट्ठे हो गए, इतने हथियार हैं, ये सब बातें नहीं मालूम थी। तो ये स्पष्ट है कि थोड़ी सी इधर जानकारी करने में पुलिस की कमी रही और दूसरी तरफ बहुत चाक चौबंद था, उसको पूरी सूचना मिनट टू मिनट मिल रही थी। तो कुछ पुलिस वाले कम से कम वहाँ के थाने के तो कुछ इसमें इन्वॉल्व रहे ही होंगे। दूसरी बात, जब ये भागा है तो भाग के शिवली में जाके रुका है, शिवली गांव जो कि उसके गांव के बहुत नज़दीक है और वहाँ शायद 24 घंटे तो अगर थाने वाले को मालूम होना चाहिए तो उस थाने के लोगों को कि कहाँ पर उसके कॉन्टेक्ट है शिवली में, शिवली बहुत नज़दीक है, तो वही बता सकते थे। संभवतः दो बातें थी, एक तो चूंकि 8 पुलिस वाले मारे गए थे तो लोग व्यस्त थे और काम में मुख्यमंत्री जी भी वहाँ जा रहे थे इसलिए भी व्यस्त रहे होंगे, लेकिन दूसरी ये कि थाने वालों ने कोई सूचना नहीं दी होगी। अगर थाने वाले फिर भी जो बचे थे वो सूचना दे सकते थे कि शिवली में कहाँ ये जाके रुक सकता है। उसके बाद जो भाग के आया है इसके विषय में कोई विशेष कमेंट करने तो बात नहीं है, क्योंकि तमाम टीवी पे चेहरे निकलते रहते हैं, लोग देखते हैं, भूल जाते हैं, तो वो आ सकता है, चाहे बस से चला है, कार से चला है, जैसे भी फरीदाबाद और दिल्ली आया। दिल्ली वालों को बहुत इंटरेस्ट इतना केस में होगा नहीं, वहाँ एमपी को भी उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वहाँ से भाग के आया, उसके विषय में कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है वो तो बहुत ही स्पष्ट है कि वो खुद सरेंडर करना चाहता था और ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो जाए, उनके सामने सरेंडर करें जिससे कि एनकाउंटर वाली स्थिति ना आ सके, और उसी के बचने के लिए उसने सारा ये ड्रामा किया। मैं देख रहा था कि शायद कुछ दो वकील भी इन्वॉल्व थे, कोई लखनऊ से गए हुए हैं, तो वकील का दिमाग अच्छा उस गाड़ी के बारे में सफाई आ चुकी है, माफी चाहता हूं सर, वो पुलिस ने भी अब वहां साफ कर दिया है कि जिनकी गाड़ी थी वो दर्शन के लिए गए थे। और जी सुशील जी, वो उज्जैन महाकाल में दर्शन के लिए आए थे और उनका अभी तक किसी तरह से संबंध या संपर्क विकास दुबे के साथ नहीं मिला है, ये हम स्पष्ट कर दें, क्योंकि उज्जैन महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए देश भर से लोग आते हैं। कमाल भी हमारे साथ है। कमाल, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे भी? नहीं, द्विवेदी साहब से मैं ये जानना चाहता हूं कि 2001 में जब विकास दुबे के ऊपर यह आरोप लगा कि उसने एक थाने में घुस करके 5 सब इंस्पेक्टर और 25 सिपाहियों के सामने एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोली मार दी, वो मर गए। ये 30 लोग उसमें गवाह थे और 30 में से किसी ने भी गवाही नहीं दी। पुलिस के सिस्टम में ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वो उनसे गवाही दिलाता, और अगर पुलिस थाने की गवाह देने से मुकर गई तो किसकी जिम्मेदारी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करता, और ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई होगी? देखिए, जब हालांकि मैं तो रिटायर हो गया था, उसके पहले 2001 में शुरू में रिटायर हो गया था, लेकिन ये जिम्मेदारी जो सीनियर ऑफिसर्स की होती है, जो जब कोई केस छूट जाता है और जिसमें अगर पुलिस वाला होस्टाइल हो जाता है तो इस विषय में जो तत्काल वहाँ का सीओ और एसपी है उसको एक्शन लेने का है, एक्सप्लेनेशन कॉल करने का कि होस्टाइल क्यों हुए, और अगर आवश्यकता है डिपार्टमेंटल एक्शन की, डिपार्टमेंटल लेने की उसकी आवश्यकता होती है। किस वक्त किस ईयर में ये छूटा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब भी छूटा था तो अब लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा हो रहा है कि तमाम केसेस का एग्जामिनेशन आफ्टर द ट्रायल बहुत कम हो पा रहा है या बहुत ढंग से नहीं होता है। ये तो इस वजह से ये बातें बहुत से में तो एसपी की नोटिस में भी नहीं आती। अब वो उसकी कठिनाइयाँ हैं, अपने क्यों नहीं हो पा रहा है उसके अलग कारण है, कठिनाइयाँ भी है, नेग्लिजेंस है, दोनों ही बातें हैं। वो वर्तमान केस में हो सकता है नेग्लिजेंस रही हो, इसका दबाव रहा हो, या कुछ लोग मिले रहे हो जिन्होंने ये बात नोटिस में ही नहीं मतलब लाने दी हो, या एसपी खुद मतलब मिले हो, या उन्होंने ध्यान न दिया हो, दोनों बात। जी द्विवेदी साहब हमारे साथ मुंबई से पूर्व एसीपी सुधाकर पुजारी भी हैं। सुधाकर जी, आप भी पुलिस में रहे हैं और ऑपरेशन में रहे होंगे, तमाम मामले आपने देखे हैं। पुलिस का पर किस तरह का दबाव रहता है राजनीतिक नेतृत्व का, जब इस तरह के अपराधी भी होते हैं और पुलिस उनसे लगातार भिड़ने में लगी रहती है,
कोशिश कई बार ये होती है पुलिस की कि उन्हें गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस के ही अंदर कुछ इस तरह के लोग निकल आते हैं जो उनसे मिल जाते हैं, या कई बार ऊपर से राजनीतिक आका जो है वो पुलिस के हाथ बांध देते हैं, या अगर आप खुलकर बताएं तो। मेरे करीबन 35 साल की सर्विस है, उसमें मैंने ये सब चीज़ें देखी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यही बात होती है कि घर का बैदी लंका जाए। आज विकास दुबे जो बड़ा बना है, या इस देश में जो भी डॉन बड़ा बना है, वो सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। पकड़ने के बाद बेल हो जाती है, नॉन बेलेबल केसेस में भी बेल हो जाती है, और एविडेंस नहीं होने के कारण आज विकास दुबे को हमने सरेंडर किया है या पकड़ा है, उसके खिलाफ एविडेंस की दृष्टि से अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। कल वो भी छूट जाएगा अगर ये एसटीएफ ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। आज पुलिस वालों का जो हथियार छीना गया, 6 दिन हो गए, मीडिया के थ्रू या कहीं से भी ये तो पता नहीं चला है कि हथियार बरामद हुए या नहीं हुए। सही बात है। दबाव की बात है, दबाव होता है, ये बात सही है, पर दबाव में ऑफिसर कितना आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो करप्ट नहीं है, उसे किसी लालच की जरूरत नहीं है, तो ये सब चीजें नहीं होती है। जो सही बात कही सर, पुजारी सर आपने, कि हमें ये भी नहीं मालूम है कि कितने हथियार बरामद हुए हैं और एसटीएफ कितनी ईमानदारी से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और कितना पुख्ता केस बनाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस लौटते हैं और चर्चा जारी रखें। तो हम चर्चा कर रहे हैं विकास दुबे की। मेरा सवाल द्विवेदी सर आपसे है, जो कि पुजारी सर ने कहा अभी कि एसटीएफ को ईमानदारी से जांच करनी होगी। जो सपोर्ट सोशल मीडिया पर इस शख्स के लिए दिख रहा है, क्या इसकी गारंटी है कि एसटीएफ में भी इसके सिंपैथाइजर नहीं होंगे? मुझे ऐसी आशा नहीं है। देखिए 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, तो कम से कम उनके प्रति तो इतनी सिंपैथी होगी जो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे केस। तो मैं ऐसी आशा नहीं करता कि अब इसके सिंपैथी में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सही इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और अभी तक जो किया है उसको भी देख लीजिए। जो पुलिस ने एक्शन लिया है वो भी प्रभावी एक्शन लिया है। लगातार लोग मारे भी जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मकान ढा दिया गया। तो मुझे वो आशा नहीं कि इसके बाद इन्वेस्टिगेशन खराब करेंगे। जब प्रोसिक्यूशन होगा, जो अक्सर 10 साल लग जाने की खास बात जिसमें नहीं होती है, तो उस वक्त तक कई नए लोग आ सकते हैं, और वो क्या करते हैं ये हम नहीं कह सकते जी। लेट स्टेज में हो जाती जी, यही है। व्यवस्था की ऐसा सबसे बड़ी खामी है कि प्रोसिक्यूशन में 10-10 साल तक लग जाते हैं, और उसमें भी अक्सर अपराधी जो है अपनी पहुंच का और पैसे का इस्तेमाल कर कई बार निकल जाता है। पुजारी जी, छोटा सा सवाल, 35 साल की आपने सर्विस कहा मुंबई में हुई, और इस दौरान अंडरवर्ल्ड का बड़ा मुंबई में बोलबाला रहा। किस तरह की दखलंदाजी आपने देखी बड़े अफसरों की और नेताओं की, नीचे जो ऑपरेशनल लेवल के पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं? दखलंदाजी कुछ केसों में जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं हो जाती है। आज विकास दुबे के केस में जिस मुस्तैदी से 2 एडवोकेट्स को अरेस्ट किया गया है, उसी मुस्तैदी से जिन पुलिस ऑफिसर चौबेपुर पुलिस स्टेशन के खिलाफ मिश्रा जी जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उन्होंने कंप्लेंट की है, उसका अभी तक मीडिया में तो कुछ पता नहीं चला कि उनके ऊपर क्या एक्शन हुई है। उनको जिन्होंने इस रेड के बारे में मुखबरी की है, जिस तरह से ये एडवोकेट को कनाइवेंस के लिए अरेस्ट किया गया, उन पुलिस वालों को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, डीजी साहब ने जैसे कहा कि 10 साल तक केस चलती है, अगर सरकार चाहेगी तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट जाएगी और स्पेशल कोर्ट फॉर्म करके उसी वक्त ट्रायल कंप्लीट कर सकते हैं। पर यह सब चीज के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, एक विल होना चाहिए। एक कहावत है कि विल है तो वे मिल जाती है। तो मेरा कहना है कि एसटीएफ ने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन बच भी जाती है तो वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए आप आगे कर सकते हो। जी सर। इनका इन्वेस्टिगेशन 90 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने मुखबरी की है, स्क्रीनिंग ऑफ द ऑफेंडर किया है, उनको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए।
जी इससे एक सुधाकर जी, example अक्सर set यही होगा। होता है, कई केसेस में हम देखते हैं 90 दिन की तय मियाद के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होती और इसी का फायदा उठाकर अपराधी बच निकलते हैं। देखना इस वाले मामले में कितनी सख्ती दिखाती है पुलिस और व्यवस्था, क्योंकि दरअसल व्यवस्था के अंदर की ही जो हमारी खामियां हैं, जिसके लिए हम सभी सामूहिक तौर पर जिम्मेदार हैं एक समाज के तौर पर, वो जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक ऐसे अपराधियों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो सकता व्यवस्था से। वक्त एक ब्रेक का।